नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। रात के 10 बजे हैं और वक्त है दमदार 10 का। दमदार 10, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे आपके सामने 10 न्यूज एलिमेंट लेकर हाजिर होते हैं। ना कोई चीख चिल्लाहट, ना एजेंडा, ना कोई प्रोपेगेंडा। दमदार 10 में हमारा पहला न्यूज एलिमेंट होता है नेशन इन्वेस्टिगेशन का। आप चौंक जाएंगे जब ये सुनेंगे कि साल 1986 में हिंदुस्तान में एक रोहिंग्या परिवार जम्मू आया। आज उनकी संख्या 30,000 बताई जा रही है। हमने 3 राज्यों से इन्वेस्टिगेशन कर एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। अपना सामान लेकर भागते लोग, खाली पड़ी बस्तियां और लंबी कतार लगाकर कागजातों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। जम्मू से आई ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने देश भर में एक बार फिर से रोहिंग्याओं के मुद्दे को हवा दे दी। बंगाल के मालदा से लेकर दिल्ली और जम्मू तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे। मसलन बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके जम्मू तक कैसे पहुंचे रोहिंग्या मुसलमान? किस साजिश के तहत जम्मू में रोहिंग्या को बसाया गया? घुसपैठ को परमानेंट परमिट देने के पीछे वजह क्या है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर इन्हें बसाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जम्मू की डेमोग्राफी बदलने के लिए इन रोहिंग्याओं को हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश से लाकर बसाया गया? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन ने दिल्ली से जम्मू तक इन्वेस्टिगेशन किया। जम्मू में न्यूज नेशन रिपोर्टर शाहनवाज खान, जबकि दिल्ली में रुमानुल्लाह खान ने जमीनी तहकीकात की। आखिर किस साजिश के तहत बड़ी तादाद में अवैध तौर से रोहिंग्या भारत में घुसपैठ कर गए और ये घुसपैठ बांग्लादेश के जरिए पश्चिम बंगाल में हुई? इतना ही नहीं, साजिशन इन रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल से जम्मू कश्मीर में ले जाकर बसा भी दिया गया। दरअसल ये देश के कुछ खास हिस्सों में पॉपुलेशन डेमोग्राफी को बदलने की साजिश है और इस साजिश से जुड़े हुए लोग पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक फैले हैं। आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में हम इसी रोहिंग्या वाली साजिश की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखें। किसी के सिर पर सामान है तो किसी की गोद में बच्चा। जम्मू में सालों से रहने वाले ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन पर बीते 7 मार्च को शासन प्रशासन ने एक्शन लिया तो हर तरफ हड़कंप मच गया। इस एक्शन में फॉरेन एक्ट का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से आए रोहिंग्या रिफ्यूजियों का वेरिफिकेशन करके करीब 155 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया। पुलिस और जो प्रशासन है उसने यहाँ पर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको यहाँ पर लगातार चालू रखा है और लगातार वेरिफिकेशन जो है वो लगातार यहाँ पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज की हो रही है। और ये अब फिलहाल देखा जा रहा है कि कितने ऐसे रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं जो इस समय जम्मू में यहाँ पर रह रहे हैं। जम्मू में हुई इस कार्रवाई का असर दिल्ली में दिखा। जम्मू से 88 रोहिंग्या दिल्ली के विकासपुरी में मौजूद UNHCR रजिस्ट्रेशन के दफ्तर अपने दस्तावेज बनवाने पहुंच गए, जिनसे अब FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ट्रांजिट कैंप में पूछताछ की जा रही है। नेशन इन्वेस्टिगेशन में अपनी पड़ताल करते हुए हम FRRO के दफ्तर पहुंचे। यहाँ पर हमें पता चला कि UNHCR के दफ्तर से जो रोहिंग्या थे उनको FRRO की टीम अपने साथ अपने कैंप में लेकर गई, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, साथ ही कोरोना टेस्ट होगा और साथ ही उनके दस्तावेज़ों की भी पड़ताल की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो किस तरीके से म्यांमार से जम्मू कश्मीर पहुँचे और जम्मू कश्मीर से फिर दिल्ली कैसे पहुँचे, किन लोगों ने उनकी मदद की, कितने लोगों के पास जो दस्तावेज़ हैं वो पूरे हैं और कितने लोगों के पास नहीं है। इस जांच में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस बात की उम्मीद है कि भारत में रोहिंग्या को घुसाने की जो साजिश है उससे जुड़े हुए चेहरे जल्द ही इस पूछताछ के बाद बेनकाब होंगे। सवाल यह है कि अवैध घुसपैठिए म्यांमार से जम्मू तक कैसे पहुंचे? ये जानने के लिए आपको देश में रोहिंग्या आबादी को समझना होगा। रोहिंग्या मुसलमान 1980 से भारत आ रहे हैं। UNHRC से रजिस्टर्ड रोहिंग्याओं की संख्या 14,000, जबकि एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं। साल 2020 में ही सरकार ये कह चुकी है कि अवैध घुसपैठिए बिना किसी दस्तावेज के भारत में एंट्री करते हैं, इसलिए इनकी सही संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं। भारत में जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर रोहिंग्याओं की बस्ती है। सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू में बसे हैं। जानकारों की माने तो रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे पहुंचना और बसना एक बड़ी साजिश का नतीजा है। ये एक बहुत साजिश का केस बन सकता है, क्योंकि 2008 से 2016 तक ये हज़ारों की तादाद में पहले ये
बांग्लादेश में आए थे और वहाँ से बांग्लादेश से लेके ये कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में पहुँचे। इंसानियत और रोजगार की आड़ में जम्मू की डेमोग्राफी को बदलने के लिए इस पूरे खेल में अलगाववाद और मजहबी राजनीति पूरी तरह शामिल रही है। भारत में पश्चिम बंगाल का मालदा अवैध घुसपैठियों का बड़ा ठिकाना है, जहां से रोहिंग्याओं को पहले दिल्ली और फिर वहां से जम्मू तक भेजा जाता रहा है। रोहिंग्याओं की पूरी यात्रा को देखिए और समझिए। म्यांमार से बांग्लादेश की दूरी 1145 किलोमीटर है। बांग्लादेश से मालदा की दूरी करीब 371 किलोमीटर है। मालदा से दिल्ली की दूरी 1496 किलोमीटर है और दिल्ली से जम्मू की दूरी करीब 588 किलोमीटर है। सोचने वाली बात है कि ना तो म्यांमार और ना ही बांग्लादेश की सीमा जम्मू कश्मीर से सटी है। संस्कृति और खान पान भी अलग है, तो फिर हजारों किलोमीटर दूर वहां रोहिंग्या आखिर कैसे बस गए? सोचिए कि ये घुसते हैं बंगाल के बॉर्डर से, असम के बॉर्डर से, और निकलते हैं जाके जम्मू, निकलते हैं जाके ये अजमेर। तो बहुत प्लान्ड वे में भारत में चारों तरफ इनको बसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने की जांच पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक म्यांमार में नस्ली भेदभाव और हिंसा शुरू होने के काफी पहले से रोहिंग्याओं को जम्मू में लाकर बसाने का सिलसिला शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं सरकार भी इनको, जो तब की सरकार जो जहां से कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, इन्होंने इनको बसाने में, यहाँ पे रहने में, इनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तक एक्वायर करने में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से मदद करी है। जम्मू में अवैध घुसपैठियों की तादाद दिन ब दिन कैसे बढ़ती गई, इसकी पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात वकील हुनर गुप्ता से हुई। ये वही वकील हैं जिन्होंने साल 2017 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी, जिसे लेकर बीते महीने 9 फरवरी को कोर्ट ने आदेश जारी कर सरकार से रोहिंग्याओं की सही जानकारी देने को कहा था। और इसी के बाद जम्मू में रोहिंग्याओं का वेरिफिकेशन और उन्हें होल्डिंग सेंटर में भेजने का काम शुरू किया गया। वकील हुनर गुप्ता के मुताबिक साल 1986 में रोहिंग्या रिफ्यूजियों का पहला परिवार जम्मू में आया था। बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उस वक्त की सरकारों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और लगातार सरकारों के संरक्षण में रोहिंग्या रिफ्यूजियों का नंबर जम्मू में बढ़ता रहा। हुनर गुप्ता के मुताबिक प्रदेश में रही महबूबा सरकार भी रोहिंग्या रिफ्यूजियों के नंबर को छुपाने में लगी रही। 2017 में असेंबली में क्वेश्चन पूछा गया था, तब की गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने इनकी सिर्फ संख्या 213 करके बताई थी। तो डेलिब्रेटली एक इंटेंशन थी इनको अंडरमाइन करने की, इनकी संख्या को कम बताने की। अभी जैसे आप रिपोर्ट्स आ रही है, जो अनकन्फर्म्ड जो रिपोर्ट्स हैं, दे आर मोर देन अबाउट 30,000 पीपल। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल से चलकर कई राज्यों को पार करते हुए ये अवैध घुसपैठिए आखिर जम्मू तक कैसे पहुंच जाते हैं, और इसके पीछे भी खेल बड़ा है। बंगाल के मालदा से, जहां से अवैध घुसपैठियों को लाया जाता है दिल्ली तक, और फिर दिल्ली से जम्मू तक, जहां इन्हें ले जाकर बसाया जाता है, कई मजहबी एनजीओ का एक्टिव रोल रहता है। ये मजहबी संस्थाएं और एनजीओ रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल होने का हवाला देते हैं, रोजगार और मजहब की सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं, और फिर हामी भरने के बाद उनकी यात्रा का बंदोबस्त करके पहले मस्जिद, मदरसों और फिर झुग्गी बस्तियों तक ले जाकर बसा देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तैयार की गई अलग अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को उन इलाकों में बसाया जा रहा है जहां हिंदू आबादी कम है। जानकारों की माने तो ये रोहिंग्या देश के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारा जो ये खिता है जम्मू रीजन, ये बॉर्डर से महज पाकिस्तान से 10 से 15 किलोमीटर दूर है, और ये लोग बसे भी वहीं पे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं। हमारे जो नेशनल हाईवे है, राइट फ्रॉम लखनपुर टू खानपुर नगरोटा, पूरे नेशनल हाईवे पे इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। हमारा ऑयल डिपो उसके साथ बसे हैं। हमारा ये जो रेलवे ट्रैक है, इसको पूरा कवर करके रखा हुआ है। यूएनएचआरसी इन रोहिंग्याओं को सर्टिफिकेट जारी करता है। रोहिंग्या रिफ्यूजियों का भी ये तर्क है कि वो यूएनएचसीआर का कार्ड बनाकर एक रिफ्यूजी की तरह जम्मू में रह रहे हैं, लेकिन ये कई बार साबित हो चुका है कि घुसपैठियों ने सांठगांठ करके गैर कानूनी वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि पासपोर्ट तक बनवा लिया है, जिनकी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(e) के तहत होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके अवैध प्रवासियों के प्रत्यर्पण से बचाने की गुहार लगाई गई है। जम्मू से शहनवाज, दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, नेशन इन्वेस्टिगेशन हमारा ऐसा ही न्यूज शो है जिसमें हमारी कोशिश सच्चाई को 16 आने आपके सामने रखने की होती है। ज्योति, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब
दमदार 10 के अगले एलिमेंट की बात करते हैं और वो है नेशन स्पेशल। और आज का नेशन स्पेशल सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ा है। वायरस फिर से आपके दरवाजे पर खड़ा है। खतरा पंजाब तक पहुंच चुका है। सवाल ये कि क्या दिल्ली में भी लॉकडाउन लगने वाला है? लॉकडाउन की ये सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि कोरोना के वायरस ने जिस रफ्तार से वापसी की है उससे शहर के शहर लॉकडाउन वाले हालात की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बचने बचाने की कोशिशों के बावजूद जलगांव और नागपुर कंप्लीट लॉकडाउन में पहुंच गए हैं। औरंगाबाद में लिमिटेड लॉकडाउन लगा है और अब देश के कई दूसरे बड़े शहर लॉकडाउन के ठीक मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में शुक्रवार रात नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। लुधियाना, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और नवा शहर में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा है। नाइट कर्फ्यू एटलीस्ट अगले 10-15 डेज ਲਈ लगा दिए बहुत। हाँ आज तो 11 ਤੋਂ 5 रात ਨੂੰ तो सो दैट ਜਿਹੜਾ ਆਮ मतलब सोशल गैदरिंग होन व्यायाम ਤੇ एक्स्ट्रा थोड़ा ठल पे। तो क्या लॉकडाउन अब महाराष्ट्र टू दिल्ली वाया पंजाब रूट एंट्री की तैयारी में है? ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। पूरे प्रमाण के साथ पंजाब के जालंधर की ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, जो दिल्ली से महज 370 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शुरुआत नाइट कर्फ्यू से हुई है और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि राज्य में हालात और बिगड़े तो लॉकडाउन भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि कैसे कैसे इसका बढ़ावा होता है। जब ज़्यादा पीक पे आता है तो उसकी जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है वो वीसी हमारी वीकली होती रहती है, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो सोचिए कि अगर पंजाब में कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो उसे दिल्ली आने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन दिल्ली वालों को इससे कहां फर्क पड़ने वाला है। पाबंदियों में मिली छूट ने चेहरे से मास्क छुड़ा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की आदत तो पिछले लॉकडाउन की डेडलाइन से ही खत्म होने लगी थी। तस्वीर दिखा देता हूं, तस्वीर ऐसी जिसे देख के शायद आप डर जाएंगी। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का बस अड्डा है जहां पर आपको सब लोग बिना मास्क के नजर आ रहे होंगे। ये गाजियाबाद है और दिल्ली को जोड़ने वाले ब्रिज पर मैं इस वक्त खड़ा हूं और तमाम लोग आपको बिना मास्क के नजर आएंगे। और जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो भी कोई कमी नहीं है। देखिए, बिना मास्क के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ ही लेते हैं इनसे, मैम आपने मास्क नहीं लगा रखा, वजह नहीं लगता आपको? लगता नहीं मामले बढ़ रहे हैं, डरना चाहिए? नहीं, वो इसमें रखा है बैग में। मास्क तो लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, आप ही ने नहीं लगा रखा। हम नीचे से आए थे, ऊपर जीना हमने सोचा इधर चलने के बाद में। ये तो मैंने अभी जस्ट करा है, मैं कंटिन्यू लगा के आया हूँ। दिल्ली में 2021 में ये पहली बार हुआ जब एक समय पर कोरोना के एक्टिव केस 2000 के पार हो गए। 11 मार्च को दिल्ली में कुल 2020 कोरोना के एक्टिव केस थे। और मुझे लगता है हम सतर्क हैं पूरी तरह से। हम टेस्टिंग हमने बहुत बढ़ा दी है। 65,000, 70,000, 75,000, 80,000 रोज टेस्ट हम कर रहे हैं और 1% से अभी तक नीचे चल रही है। कुछ किलोमीटर के फासले पर लॉकडाउन लग रहे हैं। मुंबई के दरवाजे पर भी लॉकडाउन दस्तक दे रहा है। लेकिन मुंबई वाले कितने सतर्क हैं, वो ऑन ग्राउंड देखिए। यदि मैं अंधेरी की बात करूं तो अंधेरी स्टेशन पर आप तस्वीरें देख पाएंगे। बस में किस तरह से एक भीड़ आपको नजर आएगी, जो कि सैकड़ों की संख्या में लोग आपको अंधेरी स्टेशन में भी मौजूद आएंगे। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देखे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों नहीं है, क्यों चिपक कर है आप? मैडम भीड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ। बसें नहीं है, बस नहीं मिल रही है। भीड़ ज़्यादा है तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए लोगों को? तस्वीरें ये बेहद डराती है और कई सवाल खड़ा करती है कि क्या इन लोगों को जो है वो महामारी का एक तो डर नहीं है, या फिर डर है तो ये समझना नहीं चाहते। तो ये तस्वीरें आपको समझा रही है, काफ़ी है समझाने के लिए कि लॉकडाउन ये लोग चाहते। पाबंदियों से आजादी का आनंद उठाते इन लोगों को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की बातें भी सुन लेनी चाहिए, जो शायद इनके लिए ही संदेश है। अगर लोग नहीं संभलते हैं तो ये जो कड़ी तोड़ने के लिए
यानी चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन एक लास्ट सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब जमीन पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और खतरा सीधे सर पर मंडरा रहा है। लोग इस बात से वाकिफ भी हैं। ऐसे में सवाल है कि फिर लोग चेत क्यों नहीं रहे? क्या लोग कोरोना की वैक्सीन आने के बाद से और ज्यादा बेफिक्र हो गए, या एक बार कोरोना होने के बाद वो वायरस के प्रति खुद को इम्यून मानने लगे? दिमाग में अगर आपके ऐसे ही ख्याल पल रहे हों तो आपको दिल्ली के सीनियर डॉक्टर्स को जरूर सुनना चाहिए। कोरोना को लेकर सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा। हर वैक्सीन का विश्व भर में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, शायद ही कोई वैक्सीन है जो 100% प्रोटेक्शन देती है। कोई 90% देती है, कोई 70% देती है, कोई 50% देती है। तो अगर वैक्सीन की फुल प्रोटेक्शन नहीं है तो इसका मतलब यह अगर 100 व्यक्तियों को कोरोना होता है तो 70 को वो बचा देगी, 30 को नहीं बचा पाएगी। देखिए, 2 डोजेज जो लगती हैं 28 डेज के इंटरवल पे, उसके 14 दिन बाद जो है इम्यूनिटी जितनी वैक्सीन ला सकती है आ जाती है। कितने दिन रहेगी, कितने महीने रहेगी, अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इसे लेकर लापरवाह भी ना रहें, क्योंकि आपकी और हमारी लापरवाही से कोरोना 2 से 3 गुनी स्पीड कैसे पकड़ रहा है वो देखिए। कोरोना की जो मौजूदा रफ्तार है वो 24 दिन में डबल हो रही है और 38 दिन में ट्रिपल। इस साल 1 फरवरी को देश में कोरोना के 8,587 केस आए। 24 दिन बाद यानी कि 25 फरवरी को यह रफ्तार करीब दोगुना हो गई और एक दिन का आंकड़ा 16,568 तक पहुंच गया। 38 दिन बाद वायरस की रफ्तार 3 गुना हो गई और एक दिन का आंकड़ा 23 के पार चला गया। अब पिछले साल की रफ्तार देखिए, कुछ ऐसी रफ्तार पिछले साल भी थी। पिछले साल 1 जून को एक दिन में 7,761 कोरोना केस सामने आए। 25 जून की रफ्तार बढ़कर 18,185 हो गई और 38 दिन बाद ये 3 गुना से भी ज्यादा यानी 25,000 के पार हो गई। वायरस की स्पीड गुजरात में भी बढ़ रही है, जो धीरे धीरे लॉकडाउन का अलार्म बजा रही है। गुजरात में जनवरी और फरवरी में कोरोना के नए केस 400 से कम आ रहे थे, लेकिन मार्च में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता नए केस 400 से कम आए हों। 11 मार्च को गुजरात में 675 केस सामने आए, जो पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो T20 मैच खेला जाना था, उसमें स्टेडियम की क्षमता से सिर्फ आधे दर्शकों को ही मैच देखने के लिए एंट्री दी गई, ताकि दर्शकों के बीच थोड़ी दूरी बनी रहे। और देखिए, न्यूज नेशन लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। जी हाँ, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से आज की वो वायरल खबर देख लेते हैं जो सोशल मीडिया पर हिट है। धीरे 82 साल की ग्रैंड माँ की एक्सरसाइज आपको हैरान कर देगी। ये हैं चेन्नई की रहने वाली किरण बाई। इनका ये एक्सरसाइज करने का जज्बा सभी को चौंका रहा है। वेट लिफ्टिंग से लेकर हर तरह की एक्सरसाइज में ये माहिर हैं। दादी का ये वीडियो संदेश देता है कि शरीर को स्वस्थ रखने की कोई उम्र नहीं होती। इतनी ऊंचाई से बंजी जंपिंग करने के बाद भी चेहरे पर कोई इमोशन ना होना इस वायरल वीडियो को खास बनाता है। ये है नॉर्थ चीन के टियान, जो पेशे से बंजी जंपिंग कोच हैं, लेकिन खुद जंपिंग करते वक्त इनका चेहरा बिल्कुल सामान्य रहता है, जिसके चलते ये सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। गली मोहल्ले डॉगी को टहलाने के तो आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज देखिए एक रोबोट डॉग को टहलते। जब ये टहलने निकला तो लोग इसके पीछे पीछे चल दिए। इस रोबोट डॉग की कीमत $75,000 है। देखिए, 80 साल की दादी माँ का वेट लिफ्टिंग सचमुच बहुत इंस्पायरिंग है। चलिए अब देश दुनिया की 50 वो खबरें फटाफट दर्शकों को दिखा देते हैं। अब बिल्कुल वो खबरें जो देश और दुनिया में काफी ज्यादा आज सुर्खियां में बनी रही, फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। अस्पताल से ममता बनर्जी को छुट्टी। 10 मार्च को नंदीग्राम में हुआ था हादसा। व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर निकली ममता, कल से करेंगी चुनाव प्रचार। ये ममता बनर्जी की सेहत में तेजी से सुधार, 7 दिन बाद फिर जांच होगी। अगले 48 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी ममता, डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी। नंदीग्राम से बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने भरा पर्चा। न्यूज नेशन से कहा, ममता को 50,000 से हराऊंगा। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का मौन मार्च, ममता पर हमले का विरोध।
नंदीग्राम में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ निकाला मार्च, ममता पर अटैक से नाराजगी। क्वाड देशों के प्रमुखों की पहली बैठक, पीएम मोदी बोले वैक्सीन और क्लाइमेट चेंज अहम मुद्दे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज, पीएम ने दांडी मार्च को किया रवाना। पीएम मोदी ने कहा हमने मेहनत से खुद को साबित किया, कई संघर्ष देशवासियों के सामने नहीं आ पाए। साबरमती आश्रम में पीएम ने बापू को दी श्रद्धांजलि, बापू की प्रतिमा पर सूत की माला पहनी। अमृत महोत्सव पर काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे सीएम योगी, शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण। भूपेंद्र यादव की अगुवाई में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, ममता पर कथित हमले की जांच की मांग। जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक, अमित शाह की मौजूदगी में केरल के उम्मीदवारों पर मंथन। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार, 11 मंत्रियों ने ली शपथ, 4 नए चेहरों को मिला मौका। सीएम केजरीवाल कोरोना वॉरियर्स और सैनिकों का किया उन्होंने सम्मान, स्कूलों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का भी ऐलान। हरियाणा में खट्टर सरकार का 1.5 लाख करोड़ का बजट पेश, कृषि स्वास्थ्य पर जोर, बुजुर्गों की बढ़ाई पेंशन। बंगाल में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, लिस्ट से गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं। राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर छिड़ी जुबानी जंग, बीजेपी ने बताया फेलियर। यूपी के मुरादाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में पत्रकारों से बदसलूकी। दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, महिलाओं के अपमान का आरोप। बिहार में आरएलएसपी को बड़ा झटका, कई नेता आरजेडी में शामिल। अर्जेंटीना के जंगलों में भीषण आग, कई रिहायशी इलाके खाली कराए गए। आसनसोल में आग का तांडव, 2 दुकानें जलकर खाक। बागपत में कूलर फैक्ट्री में आग, करोड़ों का सामान जला। यूपी के आगरा में आग से तबाह हुआ रेस्टोरेंट, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ओडिशा के मयूरभंज में लगी भीषण आग, बारिश से बुझी, खुशी से झूमी महिला फॉरेस्ट गार्ड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट आई। मध्य प्रदेश के शाहजपुर में भारी ओलावृष्टि, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। ब्रिटेन की जू से सामने आई दिलचस्प तस्वीर, गोरिल्ला ने बनाई पिकनिक, वीडियो वायरल। ओमान की खाड़ी में फंसे जहाज के लिए देवदूत बनी भारतीय नौसेना, आईएनएस तलवार की टीम ने पहुंचाई। कश्मीर में प्रेग्नेंट महिला के लिए देवदूत बनी सेना, कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच रेस्क्यू हुआ। पाकिस्तान की सीनेट पर चीन की जासूसी का खुलासा, वोटिंग के दौरान मिला जासूसी कैमरा, विपक्ष ने सदन में किया हमला। म्यांमार में सेना का सितम जारी, प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। जबलपुर में नाबालिग की पिटाई, उधार को लेकर 3 दोस्तों ने पीटा। यूपी के मेरठ में मनचले को भारी पड़ी छेड़छाड़, युवती ने बीच सड़क पुलिस के डंडे से की पिटाई, आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के शामली में छात्रों की दबंगई का वीडियो वायरल, कॉलेज कैंपस में एक छात्र को बुरी तरह से पीटा, जांच में जुटी पुलिस। देश में 24 घंटे में 4,80,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना केस, एक दिन में 23,285 मरीज मिले, 117 मरीजों ने तोड़ा दम। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में फिर बढ़े कोरोना केस, 15,817 नए मरीज आए सामने, 56 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में लॉकडाउन का फैसला वापस, आज रात 8 बजे से लगने वाला था लॉकडाउन। दिल्ली में भी फिर पैर पसार रहा है कोरोना, 24 घंटे में 431 नए कोरोना मरीज मिले, 2 लोगों की मौत। लखनऊ के मोहनलालगंज में युवक की चाकू गोद कर हत्या, आरोपी फरार। नौकरी से निकाले जाने पर मेरठ में युवक ने दी जान, मौत से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। गोरखपुर में बाल मजदूरी कराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 15 बाल मजदूर आजाद। यूपी के बुलंदशहर में पेड़ से टकराई रोडवेज बस, 25 यात्री घायल। अनअकैडमी आपके ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर, द ग्रेटेस्ट प्लेजर नाम से फिल्म रिलीज की। अब दमदार 10 में बारी है एलडीटी प्राइम की। एलडीटी प्राइम यानी न्यूज नेशन का वो प्रयास जिसमें हम सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की पड़ताल करते हैं।
और झूठ को चीरकर सच आपके सामने लेकर आते हैं। आज एलटीटी प्राइम में जानलेवा कैप्सूल की पड़ताल करेंगे। कील वाले कैप्सूल का वायरल सच। जिस कैप्सूल से बीमारी दूर की जाती है, क्या उस कैप्सूल से लोहे की कीलें निकल सकती हैं? सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जितना हैरान कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है इसके साथ किया जा रहा दावा किया जा रहा है कि कैप्सूल वाला ये वीडियो हिंदुस्तान का है। दावे के मुताबिक कील वाले कैप्सूल हिंदू बहुल इलाके में सप्लाई किए जा रहे हैं। दावा ये भी है कि एक नामचीन कंपनी के कैप्सूल में ये कीलें निकली हैं। अभी ये इसी तरह बेचना है, अभी देखना है। ये मैं पैकेट खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश चीज़ है। देखो ये कैप्सूल के अंदर आपको नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर, अगर थोड़ा कैमरा नज़दीक करे तो आपको इसके अंदर से एक बुलेट नज़र आएगा। ज़ाहिर है ये मैदे में जाके जख्म तो अपनी जगह, मैदे का बेड़ा गर्क करेगा। अब इस वीडियो के अगले हिस्से को देखिए, जिसमें एक शख्स कैप्सूल का पैकेट बाहर निकालता है और फिर एक कैप्सूल का रैपर हटाता है। बाहर से पीले दिखने वाले इस कैप्सूल को जैसे ही अलग करता है, उसके अंदर से 6 छोटी छोटी कीलें निकलती हैं। वीडियो के इस हिस्से में उर्दू और रशियन भाषा एक साथ सुनाई देती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है, जिहादियों का नया गंदा और खतरनाक कारनामा, ब्रांडेड कंपनियों के दवाओं के कैप्सूल में लोहे की कीलें, खतरनाक गंदे आइटम छिपाकर हिंदुओं को सस्ते में बेचना, जिससे अधिक से अधिक हिंदू मारे जाएं। कुछ और यूजर ने इसी दावे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्या वाकई कैप्सूल के अंदर कीलों की सप्लाई की जा रही थी? क्या ये वीडियो हिंदुस्तान के किसी शहर के हैं? क्या अब कील कैप्सूल भी जिहाद का जरिया बन गया है? कैप्सूल पर दिख रहा रैपर, इस पैकेट पर ईसारोल लिखा है और नीचे सिटी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी छापा है, जिसे कराची का बताया गया है। इस कैप्सूल के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला ये बांग्लादेश का है और इसे स्केफ नाम की कंपनी बनाती है और ये कंपनी भारत और पाकिस्तान में अपनी कोई भी दवाई नहीं बेचती। रैपर पे लिखी उर्दू भी ये साफ बताती है कि इसका भारत के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब हमने दूसरे कैप्सूल के रैपर पर छपी कंपनी की पड़ताल की तो जल्द ही हमें इसका पूरा वीडियो मिल गया। रशियन लैंग्वेज में शेयर किए गए इस वीडियो के अगले हिस्से में एक शख्स दूसरे कैप्सूल को खोलता है तो उसमें दवाई निकलती है। यह इस वीडियो में बताता है कि सिर्फ एक ही कैप्सूल में कीलें निकली, दूसरे कैप्सूल में ऐसा कुछ भी नहीं। कैप्सूल पर जिस कंपनी का नाम लिखा है वो कंपनी बोस्निया में है। इस वीडियो में सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही सुनाई दे रही है, जबकि उर्दू भाषा गायब है। इस तरह हमारी पड़ताल में सामने आया कि वायरल वीडियो कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, क्योंकि रैपर पर कराची छपा है और उस दवा को सिर्फ बांग्लादेशी कंपनी बनाती है, जबकि दूसरा कैप्सूल बोस्निया में बनता है। लेकिन जहां तक इस वीडियो के भारत के होने का सवाल है तो इसका कोई सबूत हमारी पड़ताल में नहीं मिला। साफ है कि कील वाले कैप्सूल का ये वीडियो भारत का नहीं है और इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताने का दावा पूरी तरह गलत है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा ये दावा गलत साबित हुआ। अब समय है दमदार 10 में आज के टॉप 10 का। तो जल्दी से आज का टॉप 10 आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर किसानों का पक्का मकान। दिल्ली बॉर्डर पर अब किसान पक्का घर बना रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखिए। एक ऐसा कैंप तैयार किया गया जो बाकायदा सीमेंटेड कैंप जो है, पक्का घर जिसे कह सकते हैं, उस तरीके से एक कैंप बना दिया गया है। ये देखिए बाकायदा सीमेंट इसमें लगाई गई है, बाकायदा ये कमरे की तरीके से एक बड़ा पक्का जो है कैंप तैयार कर लिया गया है किसानों का, और किसान भी अंदर बैठे मौजूद हैं। टिकरी सहित गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर भी ऐसे आशियाने बने हैं। अखिलेश जी ने ये क्या किया? मुरादाबाद में मीडिया कर्मियों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुए हंगामे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। आज पूरे दिन ये मामला ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। ज्यादातर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र और समाजवाद की दुहाई देने वाले अखिलेश को आखिर मीडिया का सवाल इतना क्यों चुभा। सवाल ये भी है कि नेता होने के नाते अखिलेश ने हंगामे को काबू क्यों नहीं किया। मोदी की दोस्ती के गुलाम लिस्ट से गायब।
बंगाल चुनाव में प्रियंका राहुल मोर्चा संभालेंगे, सोनिया भी जाएंगी। लेकिन हैरानी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें उन G23 नेताओं का नाम शामिल नहीं है जिन्होंने कांग्रेस में हाईकमान को लेकर सवाल उठाए थे। कल तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद भी लिस्ट में नहीं है। अलबत्ता 89 साल के मनमोहन सिंह का नाम इस लिस्ट में शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय बाद आपको दिखेंगे। वो बंगाल में कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे। पूरे 48 घंटे बाद ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 2 दिन पहले नंदीग्राम में जिसने ममता को बर्फ दिया उसकी लॉटरी लग गई। तस्वीरें देखिए। नंदीग्राम में जिस वक्त ममता बनर्जी चोट से कराह रही थी उस वक्त निमाई मैती ने उन्हें जल्दी से बर्फ ला कर दिया। दुकानदार निमाई मैती की लॉटरी लग गई। निमाई को लॉटरी में भले 5,000 रुपए मिले, लेकिन उन्होंने दीदी की जीत पर इस पैसे से मिठाई बंटवाने का भरोसा लोकल लोगों को दिया है। आजादी के 75 साल पूरे हुए। इस मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। खुद पीएम मोदी ने गुजरात में इसे लीड किया। 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। दांडी मार्च को झंडी, लोकतंत्र का गुणगान, बापू की याद में शब्द। साबरमती आश्रम के विजिटर रजिस्टर में पीएम ने आत्मनिर्भरता और आत्म संदेश की बात की। बापू को कोटि कोटि नमन किया। दुनिया का सबसे बड़ा पंचायत चुनाव। जी हां, यूपी का पंचायत चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा पंचायत चुनाव है। माना जा रहा है कि ये 2022 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होगा। गुजरात निकाय चुनाव में जीत से उत्साहित आपने आज 400 जिला पंचायतों के लिए कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने कैंडिडेट्स का चयन जो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हम लोगों ने किया है, तो इनको जिताने का हर स्तर पे हमारा कार्यकर्ता भी प्रयास करेगा। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत की लगभग 3000 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर शुभेंदु का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। कोई टफ कंपटीशन की सवाल ही नहीं है। जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। पर्चा दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में बड़ा रोड शो किया। रोड शो में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। जय मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन होते जाए ना। देशभक्ति के गूंजते गीत और संगीत के बीच कुछ इस तरह दिल्ली में आजादी के 75 सप्ताह के जश्न का आगाज हुआ। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित एक रंगारंग समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का नाम रोशन करने वाले कोरोना वॉरियर्स के साथ ही 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग और भारत के लिए युद्ध लड़ चुके पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हम होंगे कामयाब गीत भी गाया। लोकल ट्रेन में यात्रियों से वोट मांगते ये हैं दक्षिण 24 परगना के कैनिंग वेस्ट सीट से टीएमसी उम्मीदवार परेश रामदास। नेताजी ने आज अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत ट्रेन से की है। विधानसभा में एंट्री के लिए नेताजी ट्रेन में हाथ जोड़कर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और चुनाव में जीत के बाद समस्याओं को दूर करने का भरोसा देना नहीं भूलते। लड़की ने नंबर मांगा, ये हाल हुआ। तस्वीरें मेरठ के सदर बाजार की हैं। लाठी लेकर जहां खुद लड़की ने मनचले लड़के को सबक सिखाया, बीच सड़क पर इस लड़की का ये तेवर देख मजमा लग गया। अब पुलिस मनचले को हवालात भेजने की तैयारी में है। मेरठ के सदर बाजार में इस घटना के बाद से अब पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। और अब वक्त है दमदार 10 के उस सेगमेंट का जिसमें हम दिखाते हैं अच्छी खबर। जी हाँ, खबर अच्छी है। में देखिए 34,000 महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की कहानी। मसाले का काम शुरू किया है और सेल्समैन भी है इसमें। कहते हैं मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इन महिलाओं के सपने भी जानदार हैं और हौसले भी, जिसकी बदौलत इन्होंने स्वयं सहायता समूह की ऐसी मजबूत इबारत खड़ी की जिससे आज ग्वालियर जिले की करीब 34,000 महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। डोर टू डोर हमारा कॉन्सेप्ट है। सभी ग्राहकों को ना डोर स्टेप के थ्रू हम लोग ना पहुंचाते हैं उनके यहाँ। कुछ साल पहले 10 महिलाओं ने एक सहायता समूह शुरू किया। बाद में और महिलाएं जुड़ती गई और कारवां आगे बढ़ गया। महज ट्रेनिंग की बदौलत ये आज फूड प्रोसेसिंग से लेकर मास्क और सैनिटाइजर बनाने का काम कर रही हैं और हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपए कमा रही हैं।
5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम कर लेता है। अभी शुरुआत है इन लोगों की, तो इतनी इनकम इनकी हो जाती है। सरकार ने इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की मदद राशि दी है। जिला प्रशासन की ओर से इन्हें मसाला पीसने की चक्की मुहैया कराई गई है। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम उनको 10,000 रुपये प्रति महिला प्रति महीने उनकी इनकम हो, और ऐसा अधिकांश महिलाएं कमा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो कल बनने वाली है सुर्खियां। बीजेपी की सीईसी की कल अहम बैठक। असम, केरल, पुदुचेरी के कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी। राष्ट्रपति कोविंद कल बनारस में काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, गंगा आरती में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात और भी गंभीर हुए। कल से कई शहरों में पाबंदियां लागू होगी। पंजाब में कल से प्री नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद। मोहाली, जालंधर और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू। आजादी की 75वीं सालगिरह पर कल से 7 जगहों पर एग्जीबिशन लगेगा। प्रकाश जावड़ेकर उद्घाटन करेंगे। प्रधान नेता राकेश टिकैत कल नंदीग्राम में होंगे, शाम 4 बजे करेंगे सभा। कल रेलवे पटरी पर फिर से धरना देंगे किसान। रेलवे ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी की। कल से बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे ममता। अस्पताल से छुट्टी के बाद कार्यकर्ताओं से की बात। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जेडीयू में विलय पर कल हो सकता है बड़ा फैसला। अगले 2 दिन आरएलएसपी की अहम बैठक। कल से लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। कल सेकंड सैटरडे, परसों संडे, अगले 2 दिन बैंकों की हड़ताल।